गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग में भी गुड्स है, बताओ बताओ। देखा, सब जगह है राडी। गुड्स की डेफिनेशन याद है? गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, बट विच इंक्लूड्स शेयर्स, ग्रास to or forming part of land, but which are severed or agreed to be severed before at the time of contract of sale. Severed का मतलब सेपरेटेड। फिर अपन ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ गुड्स, याद है कल के टाइप्स ऑफ गुड्स? टाइप्स ऑफ गुड्स ठहरे तीन: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और गुड्स के टाइप्स हमको पढ़ने इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि सेल कब कंप्लीट माना जाएगा अलग अलग प्रकार के गुड्स में, ये हमको पढ़ना पड़ेगा आगे। इसके लिए गुड्स के टाइप आपको पहले से पता होने चाहिए। सेल का मतलब हमने कल ऑलरेडी पढ़ा था, वो था OPC, ओनरशिप पोजेशन, याद है? एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में ओनरशिप, पोजेशन और कंसिडरेशन इमीडिएटली ट्रांसफर हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल तुरंत हो सकता है, मतलब इमीडिएटली हो सकता है। लेकिन फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स के केस में ओनरशिप या पोजेशन दोनों में से कुछ तो पेंडिंग होता है, जिस वजह से उसकी ओनरशिप उसका सेल इमीडिएटली कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वो होगा किसी और फ्यूचर डेट पर। समझ में आया क्या? तो सेल will be completed at a future date। समझ में आया? at a future date। क्लियर? फिर अपन ने एग्जिस्टिंग गुड्स में तीन प्रकार देखे थे: स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब जहां आप स्पेसिफाई कर देते हो कि आपको कौन से गुड्स का रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने कल पढ़ा था S26 अल्ट्रा, उसमें ब्लैक कलर और उसमें 512 GB और उसमें 12 GB। ये हो गए स्पेसिफिकेशंस, मतलब आपने स्पेसिफाई कर दिया, और स्पेसिफाई करने से जो स्कोप था वो बहुत ही नैरो हो चुका है। समझ में आया? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन सेइंग कि मुझे एक सैमसंग का मोबाइल चाहिए एंड सेइंग कि मुझे सैमसंग का S26 अल्ट्रा ब्लैक कलर 512 GB विद 12 GB वेरिएंट, ये वाला फोन चाहिए। बहुत वास्ट डिफरेंस है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ सैमसंग का मोबाइल चाहिए तो उसमें सैमसंग के सारे मॉडल्स आ जाते हैं। आया क्या समझ? तो वो स्पेसिफिक नहीं हुए, वो अनअसर्टेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आया क्या समझ में? क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स है, A सीरीज है, S सीरीज है, F सीरीज है, फोल्ड सीरीज है, ऐसी बहुत सारी सीरीज सैमसंग कंपनी ऑफर करता है। तो मैंने अगर सिर्फ ये कहा कि सैमसंग का मोबाइल, तो वो अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है सर कौन सा सैमसंग का कौन सा वाला मॉडल। समझ में आया क्या? लेकिन जैसे ही मैं ये सारी चीजें बता देता हूँ तो वहीं ये स्पेसिफिक हो जाता है कि भाई कौन से गुड्स या कौन सा मोबाइल फोन इनको चाहिए है। दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक गुड्स। फिर दूसरा, सेइंग कि भाई टी शर्ट चाहिए, किसी क्लॉथ स्टोर में जाकर के आप बोल रहे हो टी शर्ट चाहिए। टी शर्ट भी अगेन सॉरी, टी शर्ट भी कॉमन हो गया, कॉमन टर्म हो गया, मतलब वो हो गया अनअसर्टेन। क्या हो गया? लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मुझे ब्लैक कलर का BMW एडिशन, स्पेशल एडिशन पूमा ब्रांड में चाहिए, तो फिर ये एकदम स्पेसिफिक हो गया। पाया क्या समझ? फर्क समझा दोनों में क्या है? नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं असर्टेन गुड्स, जिसके हमने लिए कल एग्जाम्पल यूज किया था कि जैसे ही आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हो नया, तो तब जब तक के वो मोबाइल डब्बे में है तब तक के वो अनअसर्टेन है, क्योंकि ना आपने उसको अंदर से देखा, ना जांचा, ना परखा है। जैसे ही लेकिन मोबाइल फोन का डब्बा आप ओपन करके फोन को यूज करके देखते हो एक बार कि वो ठीक तो है,
उसको बोलते असर्टेन्ड। क्या बोलते? समझ में आया? असर्टेनमेंट इज समथिंग रिलेटेड टू कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन, मतलब बायर के सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर बायर को अनचाहे गुड्स मिले, कौन से? हाँ, जैसे मेरे को S26 अल्ट्रा का पिंक कलर दिया उसने, तो उस केस में वो गुड्स मेरे लिए बिल्कुल भी वाइबल नहीं है। मैं वो गुड्स वापस कर सकता हूँ क्योंकि मेरी डिमांड अलग थी और सेलर ने सप्लाई कुछ अलग किया है। आया क्या समझ? मतभेद है हमारे बीच में, कंसेंसस गायब है। आया अभी समझ में? वही अगर वो स्पेसिफिकली सिर्फ वही चीज प्रोवाइड करता जो मैंने उससे कही है, और मैंने वो चीज खोल करके चेक भी करी, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, तो उसको बोलते सर्टन। क्या बोलते? देखा है, परखा है और जांचा है। उसके बाद फाइनली आता अनअसर्टन गुड्स। अनअसर्टन गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर एक बल्क क्वांटिटी आपके सामने पड़ी है तो वो गुड्स अनअसर्टन कहलाते। क्या कहलाते? लेकिन उस बल्क में से जब आप कोई चीज निकालते हो स्पेसिफिक चूज कर करके, तो उसको बोलते हैं असर्टन। समझ में आया? तो जब फ्रूट सेलर या सब्जी वाले के पास में आप जाते हो तो जो उसके पूरे कार्ट पर बिछा हुआ है वो सब कुछ अनअसर्टन है, लेकिन जैसी टोकरी लेकर के हम एक एक सब्जी अपने हिसाब से सिलेक्ट करके निकालते हैं, वो हो जाते असर्टन। समझ में आया क्या? तो सिंपल वर्ड्स में अगेन अनअसर्टन को हम बोल सकते हैं जो सिलेक्टेड नहीं है, और हम असर्टन को बोल सकते हैं जो सिलेक्टेड है। समझा? अब मैंने कल का एक रॉ रिवीजन दिया, एग्जाम्पल्स भी दिए जो मैंने कल भी यूज किए थे। मैं अभी आगे बढ़ूंगा थ्योरी के साथ। Existing goods are such goods which are in existence at the time of contract of sale, which are in existence. टेंस भी बहुत जोर जोर से चिल्ला कर जस्टिफाई कर रहा है। आर इन एग्जिस्टेंस मतलब वो अभी एग्जिस्टेंस में है। समझा? ना थे ना होंगे, अभी है। और जो चीज अभी एग्जिस्ट करती है उसको आप बेच सकते हो। आया क्या याद कुछ एग्जाम्पल? नहीं याद है? क्या था? अभी याद आया? ठीक, आगे। So, existing goods are such goods which are in existence at the time of contract of sale. That is, those owned, possessed or acquired by the seller. मतलब अभी फिलहाल उसकी ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास। या तो उसका पोजेशन किसके पास है? या तो वो अक्वायर्ड बाय है सेलर। समझ में आया क्या? सर इन्होंने और क्यों लगाया है इसके बीच में? तो बहुत सिंपल है कि या तो सेलर के पास में वो गुड्स अभी तक पहुंचे नहीं है, मगर सेलर ने अपने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया था और ऑर्डर दे करके उसका बिल ले लिया था। मतलब सेलर के पास में गुड्स की ओनरशिप है, फिलहाल गुड्स नहीं, लेकिन सेलर वो गुड्स फर्दर सेल कर सकता है बिकॉज उसके पास ओनरशिप आ चुकी है। एज सिंपल एज कि ए को गुड्स बेचने हैं किसको? बी को। तो बी ने ऑर्डर प्लेस किया ए के पास और ए ने ऑर्डर प्लेस किया सी के पास में। ये समझा क्या? सी ने बोला कि गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं, लेकिन ईमेल से उसने ए को क्या भेजा? उसका बिल भेज दिया। समझ में आया क्या? सी ने क्या बोला कि गुड्स अभी डिस्पैच हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? मतलब अभी गाड़ी वाला ट्रक लेकर निकला है, पहुंचा नहीं है किसको? ए को। तो सी ने अपने तरफ से गुड्स डिस्पैच कर दिए हैं, चले गए सी के तरफ से गुड्स, लेकिन अभी तक किसको नहीं मिले हैं? ए को अभी तक गुड्स नहीं मिले हैं। लेकिन ए को क्या मिल चुका है? बिल, उसका इनवॉइस मिल चुका है। मतलब ए के पास में उस गुड्स की ओनरशिप आ चुकी है। तो क्या है? उसके पास ओनरशिप है, लेकिन क्या नहीं है? उसके पास पोजेशन नहीं है। क्या है? अरे क्या है? ओनरशिप है और पोजेशन नहीं है। क्या है? समझा क्या? तो भी वो ए क्या फर्दर बिल बना सकता है बी के नाम पर? डेफिनेटली यस। समझा क्या? फर्दर सेल हो सकता है? डेफिनेटली यस, फर्दर सेल हो सकता है। तो ए ने क्या करा? बेच कर रख दिया, ऐसा कुछ तो हो गया सिर्फ ओनरशिप। फिर दूसरा ऐसा केस हो सकता कि ट्रक वाला ए तक पहुंच चुका है लेकिन ए को अभी तक ओनरशिप नहीं मिली। सी की मंजूरी से ट्रक डिलीवर किया गया ए के यहां पर। समझ में आया क्या? सी के मंजूरी से ऐसा हुआ है कि ट्रक डिलीवर किया गया किसके यहाँ पर? ए के यहाँ पर, बकायदा पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन ए के पास अभी उस ट्रक की ओनरशिप नहीं है, मतलब उसमें जो गुड्स है उसकी ओनरशिप नहीं है। तो क्या सर अभी भी ए सेल कर सकता है? यस, क्योंकि
जो गुड्स ए के पास आए हैं वो किसकी मर्जी से आए हैं, सी के, और सी फिलहाल उस गुड्स का क्या है, ओनर। तो ओनर ने कहीं ना कहीं गुड्स भेज करके क्या जस्टिफाई कर दिया कि भाई ए तू ये गुड्स को आगे बेच सकता है। यहां पर ए कहलाएगा मर्केंटाइल एजेंट। क्या कहलाएगा, जिसके पास में गुड्स बेचने की अथॉरिटी है, जिसके पास में गुड्स का पोजेशन भी है, लेकिन जिसके पास गुड्स की पूरी ओनरशिप, ऐसे व्यक्ति को हम मर्केंटाइल एजेंट बुला सकते हैं। सुना क्या तुमने? और एक बार, ए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में गुड्स आ चुके हैं, मतलब गुड्स ए के पोजेशन में है, समझा। दूसरी चीज, ए को अधिकार है कि वो फर्दर ये गुड्स किसको बेच सकता है, बी को, और आगे भी किसी और को बेच सकता है, लेकिन ए के पास में नहीं है, तो वो क्या है, ओनरशिप। तो ऐसे में ए को हम ओनर नहीं बुला सकते, प्रॉपर सेलर नहीं बुला सकते, इसके लिए ए का नाम वहां पड़ जाता मर्केंटाइल एजेंट। समझ में आया? पक्का? तो क्या ये फर्दर सेल जो ए से बी को हो रहा है वो गलत है? नहीं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो एकदम सही है। तो मैंने अभी दो इंडिविजुअल टर्म समझाए तुमको, एक समझाया या तो ओन्ड, या तो इट इज possessed बाय दी सेलर, या तो अक्वायर्ड बाय दी सेलर। तो अक्वायर्ड का मतलब ओनरशिप पोजेशन से ही आता है, बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सिंपल सा इसका मतलब है एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सिंपल टर्म्स में existing goods are those goods which are in existence at the time of contract of sale, which are in at the which are in at the समझ में आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे बढ़ते। द एग्जिस्टिंग गुड्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। अब तुमको एग्जिस्टिंग गुड्स के काइंड्स ऑलरेडी पता है, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। ध्यान से सुनना। The existing goods may be of the following kind. Specific goods means goods identified and agreed upon at the time of contract of sale. Identified, agreed. Identified का मतलब क्या है? जब मेरे सामने अलग अलग 3 प्रकार के मोबाइल फोन पड़े हैं और मैंने बोला ये वाला, समझ में आया क्या, और ऐसा उठा लिया, तो वो गुड्स क्या हो गए, स्पेसिफिक भी हो गए, असर्टेन भी हो गए, आइडेंटिफाइड भी हो गए। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? पहचान कौन, क्या क्या नहीं समझा? सेल्फ सर्विस वाले जितने सुपरमार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप खुद जाकर के गुड्स सिलेक्ट करते हो, उसमें यही तो होता है। आप खुद अपने हाथों से कोई चीज बल्क क्वांटिटी में से निकालकर अपने ट्रॉली में डालते हो, राइट? वो क्या है, आपने गुड्स आइडेंटिफाई कर ली। अब जैसे एक पूरा काउंटर मान लो बिस्किट्स का ही है, तो उसमें से हाइड एंड सीक नाम का बिस्किट निकाला या देखा, तो वो हो गया आइडेंटिफाई करना। समझ में आया? उसके रैपर से, उसके नाम से आप हाइड एंड सीक देख लो, ये निकाला। पार्ले जी गोल्ड निकाला, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बिस्किट तो अलग अलग कंपनी के आते हैं, ब्रिटानिया के भी आते हैं, डाबर के भी आते हैं, पतंजलि के भी आते हैं, उसमें भी बहुत सारे वेराइटीज है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिस्किट, समझा? कुत्ते के भी आते हैं, तो आते हैं। अब बिस्किट बिस्किट रहेगा ना। अनवी भूल रही श्रुति को, बेटा खाई क्या तूने? अनवी पूछ रही श्रुति। आगे, तो पॉइंट क्या है, जैसे ही आप वो सुपरमार्ट में जो काउंटर लगा हुआ है बड़ा सारा, उसमें से कोई स्पेसिफिक गुड्स देख लेते हो, जैसे मारी गोल्ड, या तो 50-50, या तो फिर एक पार्ले जी गोल्ड, या तो फिर हाइड एंड सीक, ऐसा कुछ, समझा? या तो बर्बन, ओरियो, ये वाला, वो हो गए आइडेंटिफाई। क्या हो गए, देख लिए, हाँ ये वाला चाहिए, ऐसा, दैट्स स्पेसिफिक एज वेल एज आइडेंटिफाइड। और जैसे ही आप उसको अपने ट्रॉली में रख देते, यू हैव अग्रीड टू परचेज इट। क्या easy example? आगे, so specific goods means goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made। तो मेरे को बताओ, सुपरमार्केट बिल हाथों हाथ भरते हैं कि बाद में भरते हैं? डीमार्ट में तो उतना ही है, डीमार्ट में किसी को उधार नहीं है। मिला क्या किसी को उधार डीमार्ट में? है कोई गए क्या डीमार्ट? सब लोग गए ना, किसी को उधार मिला है क्या? नहीं ना। तो डीमार्ट में सारा कुछ कैश में हो रहा है, मतलब देखो डीमार्ट में जो आप चीजें खरीदते हो उसका बिल हाथों हाथ बनता, ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो रही,
दूसरी चीज, डी मार्ट में जो भी सेल होता है वो एग्जिस्टिंग गुड्स का ही होता है, बरोबर है? अरे तुम घर पे लेकर जाते ना पैसा भर के, और तीसरे नंबर पे तुम पैसा हाथों हाथ देते हो, तो ओनरशिप भी ट्रांसफर्ड, पोजेशन भी ट्रांसफर्ड और कंसिडरेशन भी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब जब तीनों ट्रांसफर हो चुके तो क्या डीमार्ट के बाहर निकलते बराबर सेल कंप्लीट है? yes. अब आया समझ? आगे एग्जाम्पल 1, एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक अ सैमसंग गैलेक्सी S7 एज, ये जमाने से चला रहे हैं। देखो अभी S26 अल्ट्रा की बात कर रहे हैं अपन, और ये अभी भी सिर्फ S7 पे ही है। अच्छा फोन था काफी, पर ठीक है, बहुत पुराना है। आगे वर्लपूल वॉशिंग मशीन ऑफ 7 kg, तो उसमें क्या हो गया, वॉशिंग मशीन चाहिए अगर इतना बोलते तो ये कॉमन नाउन हो जाता था, लेकिन जैसे ही तुमने बोल दिया वर्लपूल की और उसमें भी 7 किलो वाली, तो ये स्पेसिफिक हो गया। आया क्या समझ? जैसे ही तुमने बोल दिया गैलेक्सी S7 एज, ये हो गया स्पेसिफिक अगेन। समझा क्या? तो यही गुड्स को बोलते हैं आइडेंटिफाइड। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल 2, A had 5 cars of different models. He agreed to sell his Santro car to B. उसके पास कितनी गाड़ियां हैं? 5, और उसमें से कौन सी अग्री किया उसने? तो स्पेसिफिक है क्या? नहीं। आगे एंड बी अग्रीड टू परचेज द सेम सेंट्रो कार, तो इनके बीच में क्या है? कंसेंसस एड इडम, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, सेम थिंग इन द सेम सेंस है। कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट यूनिट का पार्ट है कि दोनों पार्टीज ने एक ही चीज पर अग्री करना चाहिए। तो सेलर भी बोल रहा है सेंट्रो गाड़ी बेचनी, और बायर भी हाँ बोल रहा हाँ हाँ सेंट्रो गाड़ी ही खरीदनी। समझा? तो एक ही पॉइंट पर है, एक ही पेज पर है, तो इनके बीच में कंसेंसस एड इडम है। आया समझ? So be agreed to purchase the same Santro car. In this case, the sale is for specific goods as the car has been identified and agreed at the time of contract of sale. Identify कर ली थी, ऐसी 4-5 गाड़ियां लगी थी, ये सेंट्रो वाली ये वाली दे दे, ऐसा तो हो गया आइडेंटिफाइड। क्या हो गया? समझ में आया क्या? आइडेंटिफाइड बोले तो पहचानना है तुमको क्या चाहिए, और जैसे ही तुम उसको पहचान लेते हो और उसको बोलते ये वाली चीज दे दे, तो वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स। एंड स्पेसिफिक गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स। ओके नहीं? दी बोलो, जरूरी है क्या स्पेसिफिक गुड्स एग्जिस्टिंग हो? सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो, नॉनसेंस। यस यस बोले जा रही हूँ हांडवी। हाँ, बोलो जल्दी। क्या जरूरी है स्पेसिफिक गुड्स हमेशा एग्जिस्टिंग हो? तो बोलो ना फिर, क्या आंसर है? नहीं होती, क्यों नहीं बोल रहे? हम स्पेसिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेलर के पास वही गुड्स अवेलेबल हो। सेलर बोलता है मैं मैन्युफैक्चर करके देता हूं। आया क्या समझ? तो वो क्या हो गए? फ्यूचर गुड्स। ना समझा क्या पहले? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे मन में कोई डाउट क्रिएट नहीं कर रहा। अभी हम फिलहाल जहां पढ़ रहे, वहां तो हम एग्जिस्टिंग गुड्स का ही हेडिंग पढ़ रहे। समझ रहा है? कौन सा हेडिंग पढ़ रहे? उसी के अंदर पढ़ रहे। तो फिलहाल हमारे लिए स्पेसिफिक गुड्स क्या है? एग्जिस्ट। समझा क्या? पक्का? तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ना ध्यान से। ओके, आगे फिर आते असर्टन गुड्स। एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल को मार्क कर दो IMP। हो गया क्या? पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर ऊपर की थ्योरी पढ़ेंगे। रेडी? A wholesaler of cotton has 100 bales of cotton in his godown. कितने हैं? 100 बेल्स है, मतलब लार्ज क्वांटिटी है। ठीक है, बेल्स बोले तो ऐसी छोटी मोटी नहीं रहती वो बेल्स, बेल्स बहुत बड़ी रहती है, बड़ी बड़ी गठाने रहती है वो। ठीक है, उसको बेल्स बोलते हैं कॉटन की। आगे he agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside। बहुत सारी बेल्स रखी हुई थी, सिलेक्टेड, सेट असाइड। कुछ समझा क्या? सिलेक्ट किया ना पहले, कौन सी वाली? ये वाली, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बो। समझ में आया? और उसको निकाल करके तुमने साइड में रख दिया, जिसको बोला उन्होंने सेट असाइड। तो क्या वो गुड्स असर्टेंट हो गए? और हो गए।
समझ में आया? मैंने वही तो बताया था थोड़ी देर पहले। बल्क क्वांटिटी में से जब आप एक सिलेक्ट करके अपने ट्रॉली में डाल देते वो क्या हो जाते? अ सर्टन। समझा? पक्का? आगे? ठीक है। ऑन सिलेक्शन द गुड्स बिकम अ सर्टन है। In this case, the contract is for the sale of a certain goods, as the cotton bales to be sold are identified. Are पहले आइडेंटिफाई कर, जब सिलेक्ट कर रहे तभी आइडेंटिफाई कर ले रहे ना, ये वाला रिमोट ऐसा, तो ये सिलेक्टेड है ना, आइडेंटिफाइड है। आए समझ? आगे तो certain goods as the cotton bales to be sold are identified and agreed after the formation of the contract. Agreed after the formation of the contract. It may be noted that before the ascertainment of the goods, ये नोट करना जरूरी है पॉइंट कि असर्टेनमेंट करने से पहले, असर्टेनमेंट करने से, सिलेक्शन करने से पहले, अब समझ आया? So it may be noted that before the ascertainment of the goods, the contract was for the sale of unascertain. obvious बात है ना। तुमने अगर रैंडमली जाकर बोल दिया भैया ये 100 बेल में से 50 बेच देना, ये क्या है? अनअसर्टेन, क्योंकि तुमने ना सिलेक्ट किया ना उसको साइड में रखा। आया क्या समझ में? तो तुम बताना, मैं एक सिचुएशन दे, तुम कपड़े की दुकान में गए, बड़ी सी दुकान में गए कपड़े की, तुमने उनको बोला सो एंड सो चीज बताओ जो भी है, उन्होंने तुमको बताना शुरू किया, फिर वो बहुत सारा बताते, और अब अपने को बुरा लगने लगा, अरे भैया घड़ी मत खोलो यार, हम बोलेंगे आप फिर तो ही वही घड़ी खोलना है, ऐसा अपन बोलते नहीं, पर भैया मानते थोड़ी। भैया को तो अपना दिखता ना कैमरा लगा हुआ है, मालक चिल्लाएगा नहीं बताया खोल के, तो इसलिए भैया हर एक कपड़ा खोल के बता रहे हैं। समझा? कभी कभी भैया पहन के भी बता देते। अब हर चीज में नहीं अप्लाई हो सकता वो, बट ठीक है, सोचना नहीं ज्यादा, मेरी बात पे आने दो मेरे को। तो अब भैया ने बड़े सारे ऐसे काउंटर पे चीजें रख दी, फिर तुम उसमें से क्या करते? ये वाला साइड में कर दो, ये वाला साइड में कर दो। अब जब तुम साइड में कर रहे हो तो तुम या तो वो चीज साइड में करते हो जो तुमको निग्लेक्ट करना है, मतलब जो तुमको अवॉइड करना है वो नहीं लेना है, या तो तुम वो चीज साइड में करते हो जो तुमको लेना है। तो मान लो अगर तुम वो कपड़ों में से वो चीज साइड में कर रहे हो जो तुमको लेना है, तो तुम क्या कर रहे हो? हाथ ऊपर। तो तुम क्या कर रहे हो? असर्टेनमेंट बोलते हैं उसको, इंग्लिश भी सिखाऊं मैं, है ना? हाँ, असर्टेनमेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, एंटरटेनमेंट मत लिखना पेपर में, नहीं तुम लिख सकते, अरे तुम कुछ भी लिख सकते, तो वो क्या है? असर्टेनमेंट है, क्या है? वो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस है कि तुम गुड साइड में कर रहे हो, और तुम्हारा काम ये क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि बहुत बल्क क्वांटिटी में से तुमको कुछ पसंद आया और वही तुम खरीदना चाहते हो। समझा? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? लेकिन क्या तुम हर साइड में की हुई चीज खरीदते हो? तुम उसको और फिल्टर करते, फाइनल अप्रूवल। याद आया? तो क्या सिर्फ असर्टन कर देने से गुड्स बिक जाते? क्या बायर लाइबल हो जाएगा? जैसे तुम दुकान में गए और तुमने गुड्स वो पहली ही बार में जब उसने बल्क क्वांटिटी तुम्हारे सामने बिछा दी और उसमें से तुम अलग कर रहे, लेना तुमको एक ही ड्रेस है, लेकिन तुमने अलग किए मान लो 5 ड्रेस, उसने बताया तुमको 20, तो 20 में से 5 अलग कर दिए तुमने, उसको बोला साइड में रख दो भैया, मैं और देखूंगा या देखूंगी वॉट एवर इट इज, है ना? अब क्या वो बस साइड में कर देने से 5 ड्रेस के लिए तुम लाइबल है? भैया डायरेक्ट बोलते भैया तुमने 5 ड्रेस लेकर बिल दो, पैसा दो, ऐसा ऐसा होता क्या? ऐसा ए यथार्थ किधर खो गया बेटा? क्या हो गया? याद आया देखो? नहीं ना, तो फिर मैं क्या बताया अभी लास्ट? याद है उसको? तो देखो 5 सिलेक्ट कर लेने से लाइबल नहीं हो जाता बायर पे करने के लिए, बरोबर है ना? समझ? मैं पूछ रहा यार, एक तो तेरे को लाइबल नहीं। अब बायर क्या करता? उन 5 में से कोई एक ड्रेस फाइनल करता, बरोबर है? तो सिर्फ असर्टेन कर देने से सेल कंप्लीट नहीं होता। देखो मैं आगे का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम असर्टेनमेंट पढ़ रहे हैं उसी के अंदर, उसी से रिलेटेड है। तो सिर्फ असर्टेन कर देने से सेल हो जाता क्या? नहीं होता, अग्रीमेंट टू सेल भी नहीं होता। आया समझ? तो फिर ऐसा क्या करना पड़ेगा असर्टेनमेंट के बाद?
जिससे सेल हो जाए, तुम बताओ ओन वर्ड्स में। वो उसको फिर मैं बराबर ये कर दूंगा, उसका जो ओरिजिनल वर्ड है मैं यूज कर लूंगा। तुमको बस ये बताना है कि गुड्स के सिलेक्शन के बाद उसका सेल होने के बीच में क्या हो रहा। वो 5 आइटम तुमने सिलेक्ट कर दिए, बरोबर है, और फाइनली तुम्हारा बिल बन गया। एक फाइनल एक ड्रेस का बिल, 5 ड्रेस सिलेक्ट किए थे, उसमें से एक ड्रेस तुमने खरीदा, बरोबर है। तो उसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा सेल कंप्लीट हो रहा है? कम ऑन। नहीं, बोलो। और क्लैरिफाई कर देता मैं थोड़ा सा, तुम वापस सुन लो, एक बार और सुनो, ठीक है? मेरी बात सुनो। मैंने बोला 5 ड्रेस अलग कर देने से तुम 5 के लिए लाइबल नहीं हो। तो अगर अपने को सेल तक पहुंचना है, समझ रहे हो, मतलब फाइनल बिल बनवाना है भैया से, तो हमको क्या करना पड़ेगा बीच में? ऐसा वो बीच में क्या है? असर्टेनमेंट तो तुमने कर लिया, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या करेंगे जो सेल कंप्लीट हो जाएगा? ये पूछता हूँ। कम ऑन, अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, गलत ही बोलोगे और क्या होगा, बाकी फाइनल आंसर तो मैं दे ही दूंगा। दे, ओए जोशी बता। मैं पूरा नाम ले लूंगा, वरना फिर इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आएंगे तेरे को बहुत सारे। ये है क्या? मृण्मयी जोशी आंसर नहीं दे रही। और क्या बोले? एक्सेप्ट करके कंसिडरेशन, थोड़ा क्लोज, नॉट रियली क्लोज बट क्लोज, थोड़ा चला लेंगे हम। उसने वही बोला ना बेटा, तो मैंने अभी बोला यही बोला करके, तो यही सेम आंसर दे के तो कोई मतलब है नहीं। नहीं ऐसा, क्या लगता है? कुछ नहीं लगता तो आंसर क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ होगा? तो ये तो फिर से असरटेनमेंट ही हो गया। मैं पूछ रहा हूँ असरटेनमेंट के बाद ऐसा क्या हुआ? अग्री करेंगे ना, क्लोज अगेन, करीब है बट पहुंच नहीं पाए थे। हाँ तो तुम सही बता रहे हो, एक सिलेक्ट करेंगे, वो उनको बोलेंगे ये वाले का बिल बना दो, बरोबर है, गलत नहीं बोल रहे तुम। पर उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा? अरे हट। बटन, बटन, यथार्थ, बोल से चल। आइडेंटिफाई हो गया ना बेटा, अब कितने बार आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो फिर से असरटेनमेंट ही हो रहा ना, तो वो तो मैंने बोल दिया ना, असरटेनमेंट हो रहा है, मेरे को मालूम है। बोल आणवी। बोल निशी। नहीं यार, मानसी। नहीं यार, कोई अटे हमेशा की तरह नहीं यार। नेहा। क्या लगता क्या है बीच में? वैष्णवी। काठी, कुछ अच्छा आंसर है तेरे पास? याद करो, जिन्होंने पढ़ा है वो याद करना, ऑब्वियस सी बात है। ऑफर में एक चीज रहती, वो क्या रहता? एक्सेप्टेंस। ऑफर में एक चीज रहती, वो रहता एक्सेप्टेंस। वाह वाह, एक नंबर, क्या बोला है, मतलब शानदार। ऑफर में क्या रहता? ऑफर के अंदर क्या रहता? बोला था ना तुमने अभी, किसने तो भी। अरे यार वो भी आती है तुम। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? जब तक वो ऑफर है तब तक वो क्या है, प्रॉमिस कैसा है? अरे भाई, तुम किसी को जब कोई चीज ऑफर करते हो, या तुम किसी को प्रपोज भी करते हो अगर,
समझ रहे हो? तो तब तुम्हारे दिमाग में जो चीज है उसको हम बुलाते हैं हिडन प्रॉमिस। याद आया? ऑफर के अंदर रहता हिडन, लेकिन वो बाहर कब आता? हिडन प्रॉमिस प्रॉमिस में कब कन्वर्ट होता? जब सामने वाला उसको कर लेता एक्सेप्ट। आया क्या समझ? समझा क्या? हंसो मत। बोलो जल्दी। समझा? इसको हम बुलाते इंटेंशन। क्या बुलाते? तो डियर, इंटेंशन टू सेल जरूरी है। सिर्फ गुड्स चॉइस कर लेने से, सिलेक्ट कर लेने से, स्पेसिफाई कर देने से सेल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब सेल तक नहीं पहुंच जाओगे। आपको वहां इंटेंशन जरूरी होता है। क्या जरूरी है? जरूरी है। तो दो बातें यूनिट सेकंड में से या थर्ड में से आ रही सर, थर्ड यूनिट में से, इसी चैप्टर के थर्ड यूनिट में। दो बात, एक, गुड्स का एग्जिस्टेंस में आना जरूरी है और उसका इंटेंशन टू सेल जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी दुकान में जाते हो, आपको कोई चीज स्पेसिफिकली पसंद आ जाती, आप बोलते भैया ये दे दो, वो भैया बोलते आई एम सॉरी, ये हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सोल्ड है। बरोबर है? एक आधी बार हुआ ऐसा, बाय चांस, बाय एनी चांस, कि तुम जो चिप्स का पैकेट उठाने वाले थे वो भैया ने बोले हट, ये बेचा हुआ है हमने दूसरे को, तू मत लेके जा। ऐसा कुछ समझ में आया? व्हाट इज द पॉइंट? वहां पर वो चीज डिस्प्ले में तो रखी हुई है, मगर भैया उसको बेच नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को बेची गई है। समझ में आया? तो वो तुमको क्यों नहीं बेच सकते? अगर उनका अब यहाँ पर इस पॉइंट पर असर्टेनमेंट तो हुआ, तुमको पसंद आई ना वो चीज, तुमने बोला ये वाली चीज दे दो, तो स्पेसिफिक भी है, एग्जिस्टेंस में भी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब उसका आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन टू सेल आया। समझ में? फिर कभी कभी ऐसा होता कि चीज आंखों के सामने है, तुमको पसंद भी आ गई, तुम उसके लिए पे करने के लिए भी इच्छुक हो कि मैं पेमेंट कर दूंगा, महंगी भी रही तो मेरे को चाहिए, लेकिन वो भैया बोलते ये सिर्फ शो के लिए है, ये बेचने के लिए नहीं है। अब अगेन उस चीज का इंटेंशन टू सेल नहीं है। सुना क्या? दिस इज नॉट फॉर सेल, ऐसा देखा होगा ना कभी तो, नॉट फॉर सेल वाला टैग। तो नॉट फॉर सेल वाली चीज का मतलब है वो मे बी उसी दुकान के कोई एंटीक का पार्ट है, मतलब वो दुकान के डेकोर का पार्ट है, डेकोरेशन का पार्ट। समझ में आए? तो जैसे ये कंफ्यूजन कहाँ आ सकता है, अपन थोड़ा उसमें भी चले जाते हैं। तो एक मान लो बहुत ही डेकोर की कोई बड़ी सी शोरूम है, बड़ा सा शोरूम है डेकोर का, जिसमें बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स लगे हुए हैं। अब वो उसी दुकान का जो मालक का सिटिंग है, मतलब जहाँ रिसेप्शन का काउंटर है, जहाँ पर बिल विल बनते हैं, उसी के पीछे खूबसूरत वास पड़ा हुआ है। वास समझ? मराठी में नहीं, मराठी में वास का मतलब स्मेल होता है। ठीक है, हाँ। तो एक इंग्लिश में वास, अ, समझ गया ना? आता ना ख्याल में? वास क्या रहता है रोहित? वास फ्लावर पॉट जैसा। वेरी गुड। चलो, तो रोहित ने अपने को आसान शब्द दे दिया, एक फ्लावर पॉट पड़ा है मालक के पीछे। समझ में आया? और जब वहां आए हैं लोग, वो अपने घर के डेकोर के लिए या फिर अपने ऑफिस के डेकोरेशन के लिए कोई चीजें लेने आए, और वो देख रहे हैं वो वास, अरे उनको एकदम ही भाग गया बिल्कुल। ठीक है, फिर वो जाते हैं काउंटर पे, भैया वो कितने का है? वो भैया बेचारे बोल देते हैं मैडम 50,000 का है ये। मैडम बोलती चाहिए तो यही, दे दो। फिर वो भैया बोलते अरे ये हमारी दुकान का डेकोर का पार्ट है, ये बेचने के लिए, नॉट फॉर। तो वो भैया का इंटेंशन नहीं है वो चीज बेचने का। समझ में आया? तो जब तक इंटेंशन टू सेल नहीं है, चाहे गुड्स एग्जिस्टेंस में भी होंगे वो किसी काम के। अब समझा? तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है,
गुड्स के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन टू सेल। और ऑब्वियसली जब आप बोल रहे हो इंटेंशन टू सेल, तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, समझा ना, कि सेलर का इंटेंशन होना चाहिए वो चीज को बेचने का। अब आया क्या समझ में? यस और नो? श्योर? पक्का? यथार्थ? आ रहा है समझ? अभी थोड़ा आगे का बताया है, वो आएगा जब फिर से एक बार बता दूंगा तो शायद तुमको और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक, बट याद रखना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमको ये सब चीजें दिमाग में फिट होना जरूरी है। तो बढ़ू आगे। तो लास्ट लाइन तो अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसका, असर्टेन गुड्स का। Certain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया है तब वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, आइडेंटिफाई बोले तो असर्टन कर लिए गए हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पहले तो वो वर्ड समझ लेते। देखो उधर लिखा हुआ है, आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में आप उस गुड्स को क्या करते हो? आइडेंटिफाई। तो कल का एग्जांपल सूटेबल नहीं लग रहा तुमको? कि मोबाइल फोन जो आप खरीदने गए थे, वो भैया ने डब्बा निकाल के दे दिया, उस डब्बे के ऊपर से बिल भी बना दिया, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया। उसके बाद वो डब्बा ओपन करने का बोलते हैं आपको, पेमेंट वगैरह होने के बाद, और फिर आप उस गुड्स को क्या कर रहे हो? आइडेंटिफाई। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बोलो जल्दी। क्रोमा का एग्जाम्पल भी दिया, आया क्या कुछ याद? अब मैं बता देता हूँ तुमको कि वो क्यों पढ़ने जरूरी है, ये सब बातें तो थोड़ा तुमको क्लैरिटी मिल जाएंगी, ध्यान से प्लीज। ठीक, तो मान लो हमको करना है सेल, ये तो टारगेट है अपना इस चैप्टर में। इस बात, सेल करने के लिए आपके पास लेकिन गुड्स है ही नहीं। आया समझ? तो पहले तो आपको गुड्स लाने पड़ेंगे। तो गुड्स लाने से पहले कौन से गुड्स है वो? क्या है? तो फ्यूचर गुड्स को पहले लाना पड़ेगा इन एग्जिस्टेंस, और जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे वो बन जाएंगे। आया क्या समझ? तो बेटा फ्यूचर गुड्स का सेल पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल पॉसिबल है। फ्यूचर गुड्स का सेल पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूचर गुड्स में पोजेशन गायब है, वो गुड्स है ही नहीं, तो उसकी डिलीवरी आप दे सकते क्या? हाँ, भले ही आप ओनरशिप भी दे दोगे और पैसा भी दे दोगे, लेकिन एक चीज गायब हो गई, पोजेशन। समझ में आया? इस वजह से उसका सेल पॉसिबल। लेकिन वही एग्जिस्टिंग गुड्स में तीनों भी ट्रांसफर हो सकते, आप उन गुड्स की ओनरशिप भी दे सकते हो, पोजेशन भी दे सकते हो, और उसके लिए पैसे भी रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल पॉसिबल है, ये समझ आ गया। लेकिन जब और डेप्थ में हम जाते हैं इस चैप्टर के, तो हमारे समझ आता है कि सिर्फ गुड्स का एग्जिस्ट होना ये मैटर नहीं करता, से ज्यादा भी कुछ मैटर करता है। कैसे? इंटेंशन टू सेल क्या मैटर करेगा, एज वेल एज इंटेंशन टू परचेज। तो ये बायर और सेलर पर्सपेक्टिव दोनों आ गए। फिर उसके बाद में लेकिन ये इंटेंशन को फाइनलाइज करने के लिए भी क्या जरूरी है? तो वहां पर गुड्स का असर्टेनमेंट जरूरी है। क्या जरूरी है? ये समझा कि नहीं समझा? क्या जरूरी है? असर्टेनमेंट मतलब सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन। आया क्या समझ? ये जरूरी है। और जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएंगी तब फाइनली आपके गुड्स हो सकते हैं सेल। आया समझ? ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये एक सीक्वेंस का पार्ट है, सीक्वेंस बनाने हैं हमको आगे, समझा? तो अब ये सीक्वेंस तुमको दिख रहा है। अब मैं अगर डायरेक्टली बोलूं कि गुड्स दुकान में है, दुकान में है, बेचने के लिए है, तो यहां से कौन कौन सी चीजें वैसी गायब हो गई?
एक तो ये फ्यूचर गुड्स वाला चीज गायब हो गया स्टेप्स में से, और एक चीज गायब हो गई इंटेंशन टू सेल, क्योंकि मैंने बोल दिया बेचने के लिए है। अब अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या क्या देखना पड़ेगा, ये तीनों गायब हो गए। अब अपने को सिर्फ क्या करना है, असर्टेन करना है और सेल हो जाएगा। आया क्या समझ? अगर मैंने बोला कि गुड्स दुकान में है, दैट्स इट, तो फिर वहां पर अब क्या क्या चीजें गायब है? हाँ, तो अपने को अब क्या क्या फुलफिल करना है, इंटेंशन, असर्टेनमेंट, और उसके बाद होगा फाइनली सेल। आया क्या समझ में? और जैसा कि मैंने पूरा ही बताया कि अगर वो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो सबसे पहले तो वो फ्यूचर गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस में लाने के बाद उसके लिए इंटेंशन टू सेल होना जरूरी है, और उसके बाद में असर्टेन करेगा कौन, बायर, और फाइनली होगा फिर सेल। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसका आंसर भी मैं ही करूंगा, ठीक है? तुमने बस सुनना, एग्जाम्पल तुमने ऑलरेडी सुना हुआ है क्योंकि। तो जब ए गया बी की दुकान पर जो कि एक मोबाइल वाला है, तो ए ने ऑर्डर दिया बी को कि भाई तू मुझे स्पेसिफिक मोबाइल फोन दे। इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। बी अंदर जा करके स्टॉक में से वो मोबाइल का डब्बा निकाल कर लाता है, बरोबर है? जैसे ही डब्बा निकाल कर लाया, ए ने तुरंत कैश निकाली और बी को दे दिया, और बी ने डब्बे के साथ साथ ए को दे दिया उसका बिल। तो क्या यहाँ पर ओ पी सी तीनों कंप्लीट है? बरोबर है। पैसे दे दिए, ओनरशिप दे दी, बरोबर, पोजेशन दे दिया क्योंकि ये बॉक्स दे दिया, फिर भी सेल कंप्लीटेड नहीं है क्योंकि गुड्स अभी आइडेंटिफाइड। समझ में आया क्या? तो सर ऐसा क्या हो सकता है? तो जब इस बॉक्स को हम करेंगे अनबॉक्स, तब हम उस अनबॉक्स किए हुए गुड्स की सिचुएशन देखेंगे। सिचुएशन समझा? मतलब वो गुड्स किस स्टेट में है, बरोबर है या नहीं। अगर वो गुड्स बरोबर नहीं है तो फिर इन दैट केस उसमें सेल हो ही नहीं सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो, सेल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि गुड्स की कंडीशन ही बरोबर। समझ में आया क्या? लेकिन वही अगर गुड्स एकदम सही निकले, मतलब प्रॉपर है सब तरीकों से, जैसे एक फ्रेश गुड्स का होना होता है, वैसे ही ये गुड्स है, एकदम पेटी पैक नए, क्या देन इसमें सेल हो गया। समझ में आया? तो ये स्टेप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है? सेलर के या बायर के? दो ही पार्टीज है बेटा अपने अब इस चैप्टर में। ऑब्वियसली बायर के पर्सपेक्टिव, बायर को प्रोटेक्ट करने के, क्योंकि अगर बायर सिर्फ इस भरोसे पे डील करने लग जाए और वो गुड्स को चेक करने का उसको मौका ना मिले तो बायर फंस सकता है, बायर का रिस्क बढ़ गया। तो बायर का रिस्क कम करने के लिए तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट लाया, आइडेंटिफिकेशन। और इस वजह से अपन ने देखो आइडेंटिफिकेशन कहाँ डाला, सेल करने से ठीक पहले, इधर भी पहले डाला अपन ने, ये बोला। समझ में आया? और अगर मान लो वो ओपीसी के बाद भी आ रहा है असर्टेनमेंट, तब भी वो सेल अभी कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा क्योंकि आइडेंटिफिकेशन आया समझ, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर। अभी हाँ, देखो मैं तुमको डेप्थ बता रहा हूँ चैप्टर, गहराई, तो ये बहुत गहरा चैप्टर है। इस देखो, हमारे लिए नॉर्मली सेलर बायर और सेल क्या है, सर हमको मालूम है क्या है, दुकान पे जाना है, चीज खरीदना है, पैसे देना है, लाना है, बिल लेके आना है, दैट्स इट, खत्म। अपन पढ़ रहे हैं उसकी डेप्थ, हर चीज की डेप्थ, कि अगर ऐसा हुआ उसमें तो क्या, वैसा हुआ उसमें तो क्या, फिर वैसा हुआ तो उसमें क्या। हर चीज परस्पेक्टिव से हमको उसकी डेप्थ पढ़ी। सेल तो सबको पता है यहाँ पर, वो किसी के लिए कुछ नया नहीं है, बरोबर ना, सबको पता है। ठीक है, तो अपन उसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं और उसकी डेप्थ। ओके, अगले गुड्स पे आते फिर। तो अपने दो हो गए, स्पेसिफिक हो गया और अनसर्टेन, सॉरी असर्टेन हो गया। अपन उसकी थ्योरी देख रहे हैं अब।
दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट हैज बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड। असर्टेनमेंट का मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे मोबाइल वाले सिचुएशन में बॉक्स का खुलना और वो फोन को देखना, ये हुआ असर्टेनमेंट मोबाइल वाले केस। वही असर्टेनमेंट इन द केस ऑफ अनाज मतलब ग्रेन्स, उसमें क्या रहेगा कि जैसे ही वो गुड्स प्रॉपरली वे किए जाएंगे, वजन किया जाएगा उसका और उसको प्रॉपरली पैक किया जाएगा और फिर बायर को दिया जाएगा, तब वो गुड्स असर्टेन माने। समझ में आया? फिर कभी कभार ऐसा होता है कि सैंपल के साथ में आप बल्क को मैच करके देखते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, उसको भी आप असर्टेनमेंट बोलते हो। समझा? इवन गुड्स का सिलेक्शन इज ऑल्सो असर्टेन। तो देखो कि अब अगर एक्ट मतलब लॉ एकदम स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन बता देता था असर्टेनमेंट की, तो बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती थी। इसके लिए एक्ट ने असर्टेनमेंट का कोई डेफिनेशन बताया ही नहीं। बोले क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में असर्टेनमेंट का डेफिनेशन बदलते रहता। समझ में आया? क्योंकि हर सेलर का प्रोडक्ट अलग है, तो हर सेलर के हर अलग प्रोडक्ट में असर्टेनमेंट अलग तरीके से किया जाता। आया क्या समझ? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाकर के आपको कोई टीवी डिस्प्ले पर पसंद आ भी रही है, तो तुम उसको क्या बोलते हो? इसका फ्रेश पीस निकाल के देना। और अगर वही वाला निकाल के दे तुम्हारी जान पे आता, वो चाहिए पेटी पैक। बरोबर है ना? है कि नहीं? तो तुमने जो देखा वो क्या था? डेमो को आप सैंपल बोलते हो। बरोबर है? और जो आपको एक्चुअली बॉक्स मिलेगा, क्या वो आइडेंटिफाइड है या नहीं है? अभी आइडेंटिफाई करने के लिए वो तुम्हारे सामने बॉक्स पूरा खोलेगा, टीवी निकाल के तुमको बताएगा, इवन तुमको शायद चला कर भी बता देगा। इसके लिए मैं बताता हूँ, मैंने पर्सनली ये चीज की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। मैंने टीवी ऑर्डर किया था 75 इंच वाला घर के लिए। वो टीवी मैंने मंगवाया जब, तो बॉक्स आया, ऑनलाइन मंगवाया था क्योंकि मैंने, मेरे को सस्ता पड़ रहा था थोड़ा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया, आया टीवी। अब वो जब टीवी घर में आया तो उन्होंने बॉक्स डिलीवर किया, और उसके साथ में एक चीज फ्री होती है। क्या फ्री होता है? इंस्टॉलेशन। रिमोट फ्री था। ये भगवान, समझा गया तुमको? अरे जल्दी बोलो। तो उसके साथ में इंस्टॉलेशन फ्री होता है, मतलब वो कंपनी का, जो भी कंपनी का मैंने टीवी खरीदा होगा, उसका आदमी आएगा, वो घर पे फिटिंग करेगा खुद आकर के, अपने को कुछ नहीं करना है। तो वो तब तक क्या बोलते हैं मालूम है क्या? कि बॉक्स खोलने का ये लिखा हुआ रहता टर्म्स एंड कंडीशन, तब तक क्या उसका बॉक्स मत खोलो। जब कंपनी का आदमी आएगा, वो अपने हाथों से और तुम्हारे सामने वो बॉक्स खोलेगा, और अगर तब वो टीवी डैमेज निकला, तो तुम उसको रिटर्न कर सकते हो एकदम लेजिबली, मतलब तुम्हारे साथ में रहेगा लॉ, तब अधिकार है तुम्हारा वो चीज रिटर्न करने का। आया क्या समझ में? लेकिन अगर तुमने वो टीवी अकेले पहले ही खोला और उसको कुछ डैमेज निकला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की, क्योंकि कंपनी के क्लियरली टर्म्स और कंडीशन और पॉलिसी में ये बात लिखी हुई है कि अगर फ्री इंस्टॉलेशन वाला कॉन्सेप्ट है टीवी का, तो उसमें जब तक के कंपनी का आदमी नहीं आता टीवी का डब्बा खोलने का, ये इवन टीवी के डब्बे पे भी लिखा हुआ रहता। आया अब समझ? बदल गया ना वहां पर आइडेंटिफिकेशन की परिभाषा, तब असर्टेनमेंट करने की डेफिनेशन वहां बदल जाती। यही समझा रहा था। इसके लिए एक्ट ने असर्टेनमेंट बहुत क्लियरली नहीं बताया, लेकिन अंदाजा बता दिया ओवरऑल। तो उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगा, जिसका मतलब होता कोर्ट तय करेगा कि असर्टेनमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। समझा? क्योंकि डिफरेंट गुड्स, तो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट। का प्रॉब्लम है कोई? एक और चीज पढ़ा दूं नवी, दिमाग में आ रही वो, क्योंकि इसके लिए काम की है, इसी के चैप्टर की है। एक चीज तुमको पढ़ने मिलेंगी, वो है किसी भी चीज का डिलीवरेबल स्टेट में होना। क्या हो गया? सॉरी, शेयर कर रहा हूं। किसी भी चीज का डिलीवरेबल स्टेट में होना। डिलीवरेबल का क्या मतलब हुआ? हाँ, उसको डिलीवर किया जा सके, इस स्टेट में वो होना चाहिए। समझ में आया? तो मैं दो तीन प्रोडक्ट्स देता,
तुमने बताना उसका डिलीवरेबल स्टेट क्या रहेगा। बताओ डिलीवरेबल स्टेट, बोलना। पैक होना चाहिए, मतलब इसके लिए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट हो गई, तब जाकर के डिलीवरेबल स्टेट में माना जाएगा। बरोबर बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, अगर मैंने लैपटॉप खरीदा, डिलीवरेबल स्टेट, एक तो पैकेजिंग आएगा मेरे को मालूम है, के अलावा क्या? सोचो, दिमाग लगाओ और मेरे को जवाब चाहिए। लैपटॉप के लिए डिलीवरेबल स्टेट क्या रहेगा, मतलब लैपटॉप कब फिनिश्ड गुड्स माने जाएंगे, ऐसा पूछ। बिल, अबे लैपटॉप के लिए बोल रहा ना, बिल तो कॉमन है ना। मतलब वर्किंग का क्या मतलब है? थोड़ा और, पहुंच गए तुम, बट थोड़ा और चाहिए। नहीं, और थोड़ा सा। पहुंच गए तुम, करीब हो, एकदम एकदम करीब हो तुम, सच में करीब हो। अबे वो चालू करने की बात कर रहे, सीरियल नंबर पे आ गया तुम। होम सेइंग्स। ये समझता है। ओएस, ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो जब तक के लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, वो लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। समझा? तुम कितने भी बटन दबा लेंगे ना, तो तुमको एक खूबसूरत सा स्क्रीन मिलेगा देख, और उसके अंदर एक बदसूरत चेहरा, ब्लैक स्क्रीन में। आया क्या समझ? देखा क्या चेहरा? खुद का। बट समझा, पॉइंट समझा? वो लैपटॉप किसी काम का, इन शॉर्ट में ये बोल रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोग्राम चाहिए चलाने के लिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वही गायब, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है लैपटॉप का। तो मैक वाली चीज जितनी भी आती है एप्पल की, वो प्री इंस्टॉल करके तुमको दे देते हैं। लेकिन जब तुम डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदते हो, तो उसके अंदर वो ब्लैंक होता है। फिर तुम्हारे चॉइस के अनुसार वो तुमको बोलते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करना है। अब देखो, होना उसमें विंडोज ही है इंस्टॉल, लेकिन विंडोज में भी वैरायटी है। मैं गिनाऊं अगर शुरुआत से, तो लाइनक्स, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, फिर विंडोज के वर्जन्स आए 7, 8, 9, 10, 11, 12। 13 नहीं आया अभी। आ गया क्या? 13 कहाँ से आ गया? कोई तो, अरे यार, हाँ, समझ में आया ना? अब इसमें तुम्हारे पास में चॉइस है कि तुमको इसमें से कौन सा वर्जन इंस्टॉल। हाँ एग्जैक्टली, और तुम जैसे ही स्पेसिफाई करोगे ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है, और वो जब वो इंस्टॉल करके देगा, तो लैपटॉप आया डिलीवरेबल स्टेट में। अब तुमको वो लैपटॉप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तुम कब रिजेक्ट कर सकते हो? अगर उस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, तो तुम उसको क्लियरली रिजेक्ट कर सकते हो, बिंदास बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हो, पूरा अधिकार है तुमको। आया समझ? आओ कि नहीं? नेक्स्ट प्रोडक्ट लेते फिर। अगला प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन। बताओ क्या जरूरी है? पैकेजिंग भी जरूरी है एट द सेम टाइम, उसमें भी ओएस इंस्टॉल्ड होना, एंड्रॉइड उसी को बोलते हैं ना। वो अगर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो फोन किसी काम का। समझ गया क्या? पक्का। अब एक कंपनी है, उसका नाम है नीलकमल। इसके जैसी और एक कंपनी है जिसका नाम है आइकिया। ऑब्वियस, मालूम है तुमको काय की कंपनी है दोनों? नीलकमल और आइकिया दोनों भी फर्नीचर वाली कंपनीज है, समझा क्या? अरे हाउ के नहीं? तो है ना, आजकल वो एक है ना टेबल आता,
इसका बटन प्रेस करके आप उसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते, हाइड्रोलिक्स लगे हुए रहते हैं, तो उससे वो टेबल आप बटन से प्रेस करके उसका शेप शेप बोले तो हाइट एडजस्ट कर सकते, ठीक है। के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स रहती, तो आप उसमें पावर प्लग्स वगैरह सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड रहता, आपको बस वो टेबल लाना है। लेकिन टेबल अगर उसके ओरिजिनल कंडीशन में आए, मतलब पूरा तैयार होके आए, तो वो टेबल डिलीवरी नहीं हो सकता। इसके लिए टेबल पूरा डिसमेंटल होकर आता है। डिसमेंटल समझता है, टुकड़ों में। फिर जब वो घर आता है तो वो DIY करना पड़ता है, डू इट योरसेल्फ, DIY, समझ रहा है। डू इट योरसेल्फ का मतलब तुमको खुद को वो कस्टमर को टेबल इंस्ट्रक्शंस पढ़ के, यूजर मैनुअल पढ़ के, क्रू वगैरह तुम्हारी जिम्मेदारी, समझ रहा है। आइकिया कंपनी का कॉन्सेप्ट यही है, वो जानबूझकर अपने प्रोडक्ट्स डिसमेंटल करके ही बेचते, ताकि कस्टमर को इंटरेस्ट आए, क्योंकि जब कस्टमर जब भी चीजें जोड़ना चालू करता तो उसको बड़ा मजा आता उसमें, और इसमें लॉन्डो को बहुत मजा आता, जोड़ने तोड़ने में भी आता और जोड़ने में भी आता, तो अपना जोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जानबूझ करके डिसमेंटल करके देते। तो सर वो तो अपने फिनिश्ड वाली डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, फिर भी वो प्रोडक्ट की ओनरशिप, पोजेशन, कंसिडरेशन सब ट्रांसफर हो जाता है और सेल कंप्लीट माना जाता है। तो ऐसा कैसे? तो वो कंपनी के लिए फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या है? डिसमेंटल्ड, लेकिन वो प्रॉपरली पैक होके दिया जाए, और बाद में कस्टमर उसको जब जोड़ेगा वो उसके लिए फिनिश गुड्स बने। ये कंपनी की पॉलिसी है। आया समझ में? समझा क्या? तो वो डिलीवरेबल स्टेट में है, अगर वो डिसमेंटल्ड भी है तो भी वो डिलीवरेबल स्टेट में। समझा कि नहीं समझा? पक्का? श्योर हो? पूरा समझ आया आज जो मैंने पढ़ाया? ठीक, उसको कंप्लीट कर लेता मैं। In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense as specific goods. When out of a lot or out of a large quantity of unascertain goods, the number or quantity contracted for is identified. Number or quantity is identified. Such identified goods are also called as ascertain goods. तो तुमने यही की यही इसी पैराग्राफ में दो अलग अलग उसकी परिभाषाएं देख ली। समझा क्या? पक्का? आगे unascertain goods बड़ा ही सिंपल है। Unascertain goods are goods which are not specifically identified or ascertain at the time of making of contract. They are indicated or defined only by description or by, समझ में आया क्या? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बोले तो उस गुड्स को डिस्क्राइब किया जाता है। तो आपको कोई शोकेस करने वाला होता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा इसका इंस्टॉलेशन रहेगा, ऐसा ऐसा ये प्रोडक्ट रहेगा, वो सब उसको उसका जो आदमी है, सेल्समैन है, वो बताता है। लेकिन वो गुड्स ऑलरेडी जो आते, वो कंडीशन पूरी डिसमेंटल्ड रहती, तो उसको पूरा इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस होता है। एसी होगा तुम्हारे घर में डेफिनेटली, तो एसी अपने डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि जब तक एसी का प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता तब तक क्या आप एसी को यूज नहीं कर सकते। अब आया समझ अगेन फर्क? तो वो क्या अनसर्टेन गुड्स है? नहीं, वो गुड्स असर्टेन इसके लिए माने जाते क्योंकि वहां पर तुम कंपनी, ब्रांड, टन्स, मतलब कितने किलो का एसी तुमको चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारा रूम एरिया रहेगा उस हिसाब से तुमको एसी का चॉइस करना होता है। तो ये सारी बातों को तुमको पहले तय करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके वो तुम्हारा तुम्हारा असर्टेनमेंट हो जाता है, मतलब बायर का असर्टेनमेंट हो जाता है। समझ में आया क्या? लेकिन एक्चुअली उसका सेल कंप्लीट कब होता? जब वो लग जाता, इंस्टॉल हो जाता। वो इंस्टॉलेशन खुद नहीं कर सकते तुम, के लिए एक टेक्नीशियन की जरूरत होती ही है। समझ में आया? पक्का? सो हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं वहां, क्या करते हैं? डिस्क्राइब। लेकिन अभी तक के उसको हम कंप्लीटली असर्टेंड मान सकते हैं क्या? नहीं। ठीक, तो या तो तुमने उसका सैंपल देखा है, या तो तुमने वो गुड्स को डिस्क्राइब किया है। समझ आया कि नहीं आया? आगे एग्जाम्पल 4, इफ ए अग्रीज टू सेल to B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying in his shop। 100 पैकेट है,
उसमें से कुछ उसने सिलेक्ट करे to sell. It is a sale of uncertain goods because it is not known which packet is to be delivered. Bulk quantity है, बताना पड़ेगा ना ये वाला दे दे, समझ में आया? लेकिन अगर बताया नहीं है तो इट इज अनअसर्टन, और जब तक के वो गुड्स अनअसर्टन से असर्टन नहीं हो जाते तब तक के उसका आप सेल आगे. As soon as a particular packet is separated from the lot, ये वो पैकेट उठाकर जैसे ही आप अपने ट्रॉली में डालोगे, it becomes ascertained or specific. आ गया समझ? Example 5. X has 10 horses. He promises to sell one of them but does not specify which horse he will sell. It is a contract of sale of uncertain. समझ में आया? कौन सा घोड़ा बेचेगा उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ से क्या गायब है? कंसेंसस ऐड. समझ में आया? सर्टेनिटी गायब है ना, बताया नहीं ना स्पेसिफिकली कौन सा, क्योंकि उसके पास में वैरायटी है. तो वैरायटी में से जब तक के स्पेसिफिकेशन नहीं बताया जाएगा ये वाला, तब तक के वो गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं माने जाएंगे, मतलब वो असर्टेंड नहीं. और जब तक वो असर्टेंड नहीं है उसका सेल पॉसिबल. आ गया समझ में? पक्का क्लियर है? फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड. समझ में आया क्या? टू बी मैन्युफैक्चर्ड समझ में आया? मतलब जिसका मैन्युफैक्चर करना बाकी. टू बी प्रोड्यूस्ड, टू बी अक्वायर्ड, वो टू बी कॉमन वर्ड है. समझ में आ गया क्या पूरा? So to be manufactured, to be produced, to be acquired by the seller after making the contract of sale. Section 2 subsection 6. A contract of sale of future goods is always an agreement to sale. उसको आप contract नहीं बुला सकते. वो क्या होता है हमेशा? agreement to sale. वो sale नहीं हो सकता क्योंकि goods future है, उसका possession देना possible नहीं है. समझ में आया क्या? हेलो, हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, नीचे ही आ रहा हूँ. By the seller after making the contract of sale. A contract of sale of future goods is always an agreement to sell. It is never actual sale because a person cannot transfer what is not in existence. जो existence में है ही नहीं उसको transfer नहीं किया जा सकता. समझ में आया क्या? तो उसका ना possession दे सकते हो ना ownership. Example, 1,000 quintals of potatoes to be grown. क्या बोला है? तो है क्या वो existence में? वही खत्म हो गया. Is an example of agreement to sale. Next, P agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield. Cow may yield मतलब गैया जब दूध देंगी तब की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया, तो गुड्स अभी भी क्या है? फ्यूचर. तो ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर. आया समझ? Example 8. He agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden this year. Again, जो भी oranges उस साल उगेंगे. It is a contract of sale of future goods amounting to an agreement to sale. समझ में आया? तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं, फाइनल फिर छोड़ देता हूँ. एग्जिस्टिंग गुड्स का आप कर सकते हो सेल, लेकिन फ्यूचर गुड्स का और कंटेंजेंट गुड्स का होता है अग्रीमेंट टू सेल. समझ में आया क्या? मतलब ओपीसी में से कुछ तो गायब होगा. जब आप अग्रीमेंट टू सेल बोलते हो तो ओपीसी तीनों में से कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा. आया समझ? और वही जब आप बोलते हो सेल, इसका मतलब सब कुछ ट्रांसफरेबल है. डन. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जा सकते हो.